नमस्कार, एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी आज की कहानी है गुरु दक्षिणा। आज का दिन स्कूल के सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए बहुत खास था, क्योंकि आज अध्यापक दिवस था। स्कूल को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। विद्यालय के ग्राउंड में अध्यापक दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। सभी विद्यार्थी और अध्यापक ग्राउंड में ही उपस्थित थे और प्रिंसिपल सर माइक पर गुरु की महिमा का गुणगान कर रहे थे। गुरु हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। जलता है वह दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से हर एक गुरु अपना अपना फर्ज निभाता है। तभी इसी के साथ पूरे विद्यालय में विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की तालियों के साथ गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तभी अचानक से एक सायरन की आवाज़ आने लगी, जिससे सब बच्चे, प्रिंसिपल और अध्यापक चौंक गए। वह आवाज़ जिला मजिस्ट्रेट की गाड़ी की सायरन की थी। प्रिंसिपल सहित स्कूल के सभी अध्यापक हैरान थे कि आखिर इतने बड़े अधिकारी उनसे उस छोटे से स्कूल में क्यों आए हैं। उन अपनी गाड़ी से उतरकर डीएम साहब सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में चले गए। उन्हें ऑफिस में जाते देख प्रिंसिपल भी अपने तेज कदमों से ऑफिस में पहुंचे। अरे सर, आप अचानक यहाँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। प्रिंसिपल ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। तो सामने बैठे अधिकारी जी बोले, दरअसल बात यह है कि मुझे इस स्कूल के एक अध्यापक सुंदरलाल जी से मिलना है। सुंदरलाल जी का नाम सुनकर प्रिंसिपल सर हैरान रह गए कि आखिर इतने बड़े अधिकारी को एक मामूली से अध्यापक से क्या काम हो सकता है। लेकिन उन्होंने डीएम साहब से कोई सवाल करना उचित नहीं समझा और बोले कि दरअसल बात यह है कि सोहनलाल सर कुछ वर्ष पहले ही रिटायर हो गए थे, इसलिए अब वह यहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं आते। यह सुनकर डीएम साहब कुछ सोचते हुए बोले, लेकिन उनका एड्रेस तो होगा आपके पास। तो प्रिंसिपल ने कहा, जी मैं अभी अभी रजिस्टर में देखकर उनका पता आपको बता देता हूँ। थोड़ी ही देर में सुंदरलाल सर का पता ढूंढकर प्रिंसिपल ने उन्हें दे दिया, जिसे देखकर डीएम साहब के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हुए जैसे ही डीएम साहब कुर्सी से उठने लगे तो प्रिंसिपल सर को और भी अधिक उत्सुकता हुई यह जानने की कि आखिर डीएम साहब उनसे मिलने को इतने बेचैन क्यों हैं। जिज्ञासा शांत करने हेतु वह पूछ ही बैठे कि आपको उनसे क्या काम है। तो डीएम साहब वापस कुर्सी पर बैठ गए और बोले, एक बहुत बड़ा कर्ज है उनका मुझ पर, जिसे अब मैं सूद समेत उन्हें चुकाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे उनसे मिलना था। यह बात सुनकर प्रिंसिपल प्रश्नवाचक निगाह से उनकी ओर देखने लगे। तो डीएम साहब सारी बात विस्तार से प्रिंसिपल सर को बताने लगे कि कुछ साल पहले मैं भी इसी स्कूल में ही पढ़ा करता था। जब मैं 8वीं कक्षा में था तो उस समय सुंदरलाल सर हमारी कक्षा को गणित और अंग्रेजी के विषय पढ़ाया करते थे। एक दिन पढ़ाते पढ़ाते सर ने सभी विद्यार्थियों से एक सवाल पूछा। सवाल यह था कि अगर तुम लोगों के पास 100 रुपये हो जाएं तो उन 100 रुपये का क्या करोगे। यह सवाल सुनकर सारे विद्यार्थी बहुत उत्साहित हो गए थे। सबने अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग जवाब दिए। कुछ बच्चों ने कहा, हम उन पैसों से खिलौने खरीदेंगे। कुछ ने कहा, ढेर सारे चिप्स और चॉकलेट खरीदेंगे। तो कुछ ने कहा, उन पैसों से हम अपने लिए नए कपड़े और नए जूते खरीदेंगे।
किसी ने वीडियो गेम लेने की इच्छा जताई। फिर बारी आई मेरी। जब सर ने मुझसे पूछा कि मैं उन 100 रुपए का क्या करूँगा, तो मैं थोड़ी देर चुप रहा, क्योंकि ना तो मैं कोई खिलौना खरीदना चाहता था, ना ही खाने पीने की कोई चीज़। मेरी इच्छा उन सब लोगों से बहुत ही अलग थी, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने कक्षा में अपनी इच्छा बताई तो सारे बच्चे मेरा ही मजाक बनाएंगे, इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर सर मेरे पास आए और दोबारा वही सवाल पूछने लगे। तो मैंने कहा, सर, अगर मुझे 100 रुपये मिल जाते हैं तो मैं अपनी माँ के लिए चिमटा ला कर दूंगा। इतना सुनते ही सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें मेरी इच्छा बहुत ही अटपटी लग रही थी। सुंदरलाल सर ने सब बच्चों को चुप रहने को कहा और फिर मुझसे पूछने लगे, लेकिन बेटा, तुम चिमटा ही क्यों खरीदना चाहते हो? दूसरे बच्चों की तरह कोई खिलौना या अपनी पसंद की चीज़ें क्यों नहीं? क्योंकि चिमटा तो तुम्हारे पिताजी भी लाकर दे सकते हैं। फिर मैंने उन्हें बताया कि सर, जब मैं छोटा था तभी मेरे पिताजी इस दुनिया से चल बसे थे। मुझे तो उनका चेहरा भी याद नहीं है। मेरी माँ ने उनके जाने के बाद मुझे पाला पोसा, मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया, और फिर भी खर्च के लिए पैसे कम रह जाते तो मेरी माँ लोगों के घरों में जाकर बर्तन और कपड़े धुलकर मेरा खर्चा पूरा करती। लेकिन अब वह कमज़ोर हो गई है, इसलिए कभी कभी रोटियां सेकने में उनके हाथ जल जाते हैं। इसलिए मैं उनके हाथों की हिफाजत के लिए उन्हें चिमटा लाकर देना चाहता हूँ, जिससे उनके हाथ न जल पाएं और काम करने में भी आसानी होगी। मेरी सारी बात सुनकर सुंदरलाल सर की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, शाबाश बेटा, जो जवाब तुमने दिया है ना, उससे पता चलता है कि तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए कितना प्यार है। तुम्हारे विचार जानकर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम अपने जीवन में एक बहुत बड़े आदमी बनोगे और अपनी माँ का नाम रोशन करोगे। उसके बाद सुंदरलाल सर ने मुझे इनाम स्वरूप 100 रुपये दिए और उसके साथ साथ अपनी जेब से एक और 100 रुपये का नोट निकालते हुए बोले कि यह मैं तुम्हें अलग से दे रहा हूँ, इन्हें भी तुम अपने पास रखो, और जब तुम्हारे पास खूब सारे पैसे होंगे तो तुम मुझे इन पैसों को लौटा देना। प्रिंसिपल सर को सारी बात बताते हुए डीएम साहब की आंखें आंसुओं से भर आई। फिर ही डीएम साहब ने बताया, इस घटना के बाद सुंदरलाल सर ने हमारी बहुत बार मदद की। मेरे पास किताबें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो वह मुझे अपने पैसों से खरीदकर किताबें ला कर दिया करते थे। वह मेरी पढ़ाई का ख़ास ध्यान रखते थे, इसलिए शाम को अपने घर पर मुझे कोचिंग भी दिया करते थे, लेकिन बदले में एक पैसा भी नहीं लेते थे। उनका मुझ पर बहुत ही ज़्यादा एहसान है। अगर मैं आज एक कामयाब इंसान हूँ तो उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसलिए आज मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था, ताकि उन्हें उनके पैसे लौटा सकूं। यह बात सुनकर प्रिंसिपल सर भी बहुत ही भावुक हो गए। सुंदरलाल सर का एड्रेस लेकर डीएम साहब प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठकर सुंदरलाल सर के घर जाने के लिए निकल गए। परंतु जब वह वहां पहुंचे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो मालूम पड़ा कि वह तो वहाँ रहते ही नहीं हैं। घर के नए मालिक ने बताया कि वह तो अपने परिवार के साथ यह घर बेचकर किसी दूसरे सोसाइटी में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन वह लोग कहाँ रहते हैं यह सब उन्हें कुछ मालूम नहीं था।
आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो उनके नए घर का एड्रेस भी मिल गया। बिना देरी किए डीएम साहब उस पते पर जाने के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद वह बताए हुए उस एड्रेस पर पहुंच गए। दरवाजे की बेल बजाई तो अंदर से एक महिला बाहर आई और उन्हें देखते हुए बोली, जी किससे मिलना है आपको? तो डीएम साहब ने कहा, मुझे सुंदरलाल सर जी से मिलना है। तभी अंदर से आवाज़ आई, दरवाजे पर कौन है रेखा? कोई डीएम साहब हैं या सुंदरलाल सर से मिलना चाहते हैं? फिर अंदर से एक आदमी निकल कर आया और उसने कहा, आपको पिताजी से क्यों मिलना है? क्या काम है? डीएम साहब समझ गए कि वह आदमी सुंदरलाल सर का बेटा है। दरअसल मुझे सुंदरलाल सर जी का एक बहुत पुराना कर्ज चुकाना है, जो बहुत वर्षों पहले मैंने उनसे लिया था। यह सुनकर सुंदरलाल सर जी का बेटा हैरान रह गया, क्योंकि उसने तो 1 वर्ष पहले ही अपने पिता को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था और किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आया था और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस आलीशान घर में रहता था। जब से वह अपने पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़कर आया था, उसके बाद से तो उसने उनकी कोई खबर नहीं ली थी। उसे तो यह भी नहीं मालूम था कि उसके पिता अब जिंदा भी हैं या नहीं। परंतु डीएम साहब से पैसों की बात सुनकर उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई और मन में लालच आ गया। फिर बोला, अच्छा तो आपको पिताजी के पैसे लौटाने हैं, लेकिन पिताजी तो अभी यहाँ पर नहीं हैं, वह अपने गांव गए हुए हैं। आपको जो भी पैसे देने हैं आप मुझे दे सकते हैं, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। तभी डीएम साहब बोले, नहीं नहीं, मैं पहले उनसे मिलना चाहता हूँ। यदि वह गांव गए हैं तो आप मुझे गांव का ही पता दे दीजिए, मैं वहाँ उनसे मिलने चला जाऊँगा। यह सुनकर सुंदरलाल जी का बेटा थोड़ा घबरा गया और फिर बोला, अरे आप क्यों तकलीफ़ करते हैं? जब पिताजी आएंगे तो मैं उन्हें दे दूँगा। फिर डीएम साहब बोले, तुम्हारे चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ कि सुंदरलाल सर जी कहाँ पर हैं? डीएम साहब ने उससे सख्ती से पूछा तो वह सारा सच बताने लगा। उसने बताया कि 1 वर्ष पहले वह अपने पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़कर चला आया था। डीएम साहब ने सुंदरलाल सर के बेटे से उस वृद्ध आश्रम का पता पूछे जहां वह उन्हें छोड़कर आया था। वृद्ध आश्रम का पता जानने के बाद डीएम साहब तुरंत वृद्ध आश्रम पहुंच गए। वहां पहुंचकर वह आश्रम के मैनेजर के पास गए और उनसे सुंदरलाल सर के बारे में पूछताछ की। तो मैनेजर उन्हें उनके कमरे में ले गया। कमरे के भीतर जाने से पहले डीएम साहब ने अपने सभी बेसिक सिक्योरिटी गार्ड को बाहर ही रहने को कहा, क्योंकि वह उनसे अकेले में मिलना चाहते थे। जैसे ही वह कमरे के अंदर गए तो देखा कि सुंदरलाल सर जी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। वह बेहद कमज़ोर और बीमार लग रहे थे। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। वह अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बूढ़े नज़र आ रहे थे। यह देखकर डीएम साहब की आंखें भर आई। उन्होंने जाकर के उनके पैर छुए तो सुंदरलाल सर जी बोले, तुम कौन हो बेटा और मुझसे मिलने क्यों आए हो? माफ़ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कहते हुए सुंदरलाल जी उठकर बैठ गए। तभी डीएम साहब उनके पास उनके बिस्तर पर बैठते हुए बोले, सर मेरा नाम प्रभात है, प्रभात मिश्रा। बहुत सालों पहले जब आप स्कूल में अध्यापक थे, उस समय मैं आपका शिष्य हुआ करता था। यह बात सुनकर सुंदरलाल जी अपने दिमाग पर जोर डालने लगे,
लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आया क्योंकि उनकी याददाश्त अब काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। फिर डीएम साहब ने कहा कि सर, आपको याद है एक बार आपने मुझे 200 रुपये दिए थे, जिसमें से 100 रुपये मुझे इनाम स्वरूप दिए थे और बाकी के 100 रुपये मेरी माँ का चश्मा बनवाने के लिए। और साथ में आपने यह भी कहा था कि जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तब वह 100 रुपये मैं आपको लौटा सकता हूँ। उसके बाद भी आपने मेरी बहुत बार मदद की थी ताकि मैं अच्छे से पढ़ लिख सकूं। इतना सुनते ही सुंदरलाल जी को सब कुछ याद आ गया। उनकी आंखें भर गई और आंखों से आंसू निकलकर उनके कुर्ते को भिगोने लगे। यह देखकर प्रभात थोड़ा हैरान सा हुआ कि आखिर सर उसे देखकर ऐसा रो क्यों रहे हैं। सर, आखिर बात क्या है? कोई परेशानी है क्या? प्रभात ने पूछा। लेकिन सुंदरलाल सर जी कुछ ना बोल पाए। तभी वृद्ध आश्रम का मैनेजर कमरे के अंदर आया और बोला, जिस उम्र में पिता को उसकी इकलौती औलाद की ज़रूरत होती है, वही औलाद धक्के मारकर वृद्धाश्रम में धकेल दिया हो, उसके पास आंसू बहाने के अलावा और क्या ही रास्ता बचा होगा। जिनका अपना बेटा, जिसे इन्होंने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया, उसे पढ़ाया लिखाया, जिसे उसके पैरों पर खड़ा किया, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, उस बेटे को आज वही बोझ लगने लगा। उम्र के इस पड़ाव पर जब उन्हें अपने बेटे के सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब उसने इन्हें अकेला छोड़ दिया। यह बात सुनकर प्रभात की आंखें आंसुओं से भर उठी। फिर सुंदरलाल सर जी बोले, बेटा, तुम्हें तो मैंने उस समय केवल 100 रुपये ही दिए थे। मेरे द्वारा की गई वह छोटी सी मदद भी तुम्हें आज तक याद है। तुम मुझे वह 100 रुपये पैसे लौटाने के लिए यहाँ तक चले आए और एक मेरी अपनी संतान है जिसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। पाई पाई जोड़कर उसका जीवन संवार कर एक पिता होने का फर्ज बाखूबी निभाया, लेकिन उसने मेरी कोई कदर नहीं की। मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में अकेला ही छोड़कर चला गया। कहते कहते सुंदरलाल सर जी फुट फुट कर रोने लगे। तो प्रभात उनके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, रोइए मत सर जी, बदनसीब वो होते हैं, वह बेटे हो जो अपने माँ बाप के महत्व को नहीं समझ पाते। फिर सुंदरलाल जी बोले, अच्छा बेटा, यह तो बताओ कि तुम आजकल क्या कर रहे हो? तो प्रभात बोला, जानते हैं सर, वह स्कूल छोड़ने के बाद भी मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। 12वीं के बाद मैंने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि अपनी आगे की पढ़ाई का खर्चा निकाल सकूं। पूरी लगन के साथ मैंने पढ़ाई की और सर, आज आपका प्रभात जिला मजिस्ट्रेट बन चुका है। इतनी बात सुनते ही सुंदरलाल जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और मुस्कुराते हुए बोले, प्रभात बेटा, मुझे यकीन था कि तुम एक दिन ज़रूर बड़े आदमी बनोगे। आज तुम्हें इतनी तरक्की करते देखकर तुम्हारे इस अध्यापक को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। आज बहुत दिनों बाद अपने अध्यापक से मिलकर प्रभात को भी बहुत अच्छा लगा। काफ़ी देर तक दोनों यूं ही बातचीत करते रहे। फिर सुंदरलाल जी ने पूछा, अच्छा प्रभात, तुम्हारी माताजी कैसी हैं? तो प्रभात ने उदासी भरे स्वर में कहा, सर, वह तो पिछले साल ही स्वर्ग सिधार गई। वह बहुत बीमार रहती थी। फिर प्रभात ने कहा, अच्छा सर, अब आप अपना सामान पैक कीजिए और मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। यह सुनते ही सुंदरलाल जी अचंभित से रह गए और फिर बोले, बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? तो डीएम साहब बोले, सर, आपकी जगह यहाँ वृद्ध आश्रम में नहीं है। मैं आपको यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। उसके बाद प्रभात ने आश्रम के मैनेजर से बात की
और सुंदरलाल जी को वहाँ से अपनी गाड़ी में बिठाया और वहाँ से सीधा अपने घर की ओर चल दिया। जैसे ही गाड़ी सायरन देते हुए घर के गेट तक पहुँची तो गार्ड ने गेट खोल दिया। प्रभात का बहुत बड़ा और आलीशान घर देखकर सुंदरलाल जी की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। अंदर पहुंचकर प्रभात अपनी गाड़ी से उतरा और सुंदरलाल जी को भी सहारा देते हुए गाड़ी से उतारा और बोला, सर, आज से यही आपका घर है। अब आप हमारे साथ हमारे ही बीच रहेंगे। प्रभात के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनते ही सुंदरलाल जी हैरान रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और प्रभात को अपने गले से लगा लिया। और तभी प्रभात की पत्नी और बेटा बाहर आए तो प्रभात ने उन्हें सुंदरलाल जी से मिलाया। प्रभात की पत्नी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उसका बेटा तो उनसे मिलकर बहुत खुश हो गया। फिर वह सब लोग अंदर आ गए। प्रभात ने अपनी पत्नी को सुंदरलाल सर के बारे में सब कुछ बताया कि किस तरह से उन्होंने प्रभात की पढ़ने लिखने में सहायता की थी। यह सुनकर प्रभात की पत्नी के मन में उनके लिए सम्मान की भावना और अधिक बढ़ गई। डीएम साहब के घर में सुंदरलाल जी की खूब अच्छे से देखभाल हो रही थी। प्रभात का बेटा उन्हें दादू दादू कहकर उनके साथ खूब मस्ती किया करता था और उन्हें परेशान भी करता था। धीरे धीरे सुंदरलाल जी का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा था, परंतु रह रह कर मन ही मन अपने खुद के बेटे की करतूत के बारे में सोचकर वह बेहद उदास हो जाते थे। अपनी बेटे बहू की हरकतों को सोचकर उनकी आंखें भर आती। फिर प्रभात के बारे में सोचने लगते, जिसकी केवल 100 रुपये देकर उन्होंने एक छोटी सी मदद की थी और आज उसने उन पैसों की कीमत उन्हें नई जिंदगी देकर चुकाया है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब सुंदरलाल जी का बेटा जो सरकारी नौकरी पर था, वह रिश्वत लेने का भी काम किया करता था। एक दिन रिश्वत लेते हुए वह रंगे हाथों पकड़ लिया गया और रिश्वत लेने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया। उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। वह जानता था कि अब उसके पिता सुंदरलाल जी वृद्ध आश्रम में नहीं रहते, बल्कि जिला मजिस्ट्रेट के एक बड़े से आलीशान घर में रहते हैं। इतनी बड़ी मुसीबत से निकलने का उसे कोई हल नहीं सूझ रहा था, इसलिए वह सीधे अपने पिता से मिलने के लिए डीएम साहब के घर पहुंच गया। लेकिन गेट पर ही चौकीदार ने उसे रोक लिया। फिर सुंदरलाल जी का बेटा बोला, मेरे पिता सुंदरलाल जी यहीं रहते हैं। मैं यहाँ अपने पिताजी से मिलने आया हूँ। यह बात सुनकर चौकीदार उसे वहीं रोककर घर के अंदर आया। उसने सुंदरलाल जी से कहा कि बाहर कोई आदमी आया है जो स्वयं को आपका अपना बेटा बता रहा है और आपसे मिलने की जिद कर रहा है। सुंदरलाल जी चौकीदार से बोले, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। जैसे ही सुंदरलाल जी गेट पर पहुँचे तो उनका बेटा उनके पैरों में गिरकर और बोला, अपने इस नालायक बेटे को माफ़ कर दीजिए पिताजी। तभी सुंदरलाल जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, कौन सा बेटा? किसका बेटा? मेरा कोई अपना बेटा नहीं है। वह तो मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन वह मुझे वृद्ध आश्रम में मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं उसके आगे बहुत गिड़गिड़ाया था कि मुझे बुढ़ापे में अपने बेटे के सहारे की बहुत ज़रूरत है। मुझे हमारे परिवार के साथ रहना है। मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगा? मुझे अपनों के साथ की ज़रूरत है। मैंने उसे लाख मनाने की कोशिश की, परंतु उसने मेरी एक भी नहीं सुनी थी। सुंदरलाल जी के मुंह से यह बात सुनकर उनके बेटे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई
और फिर हाथ जोड़ते हुए बोला, ऐसा मत कीजिए पिताजी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। रिश्वत लेने के आरोप में मुझ पर केस हो गया है, जिसमें सारे सबूत मेरे ही खिलाफ हैं और मुझे जेल भेज दिया जाएगा। मेरी हार तय है पिताजी, केवल आप ही मेरी जान बचा सकते हैं। आप डीएम साहब से कहकर मुझे इस मुसीबत से बाहर निकलवा लीजिए। तो सुंदरलाल जी बोले, बेटा, यह तो सब तेरे ही बुरे कर्मों का नतीजा है और उन बुरे कर्मों की सज़ा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। मैंने तो तुम्हें हमेशा से ही अच्छी शिक्षा दी थी कि बेईमानी के पैसे से सदा दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब इस सज़ा से मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते, क्योंकि आखिरकार हम जैसा करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। इतना कहकर सुंदरलाल जी वापस घर के अंदर आ गए और चौकीदार से बोले, इस आदमी को तुरंत यहाँ से बाहर निकाल दो, यह एक बहुत बड़ा मुजरिम है। इसके बाद उनका बेटा वहाँ से निराश होकर चला गया। रात को जब डीएम साहब प्रभात घर आए तो उन्हें उनकी सारी बातों के बारे में पता चला कि सुंदरलाल जी का बेटा यहाँ उनसे मिलने के लिए आया था और उन्होंने उसे यहाँ से भगा दिया। डीएम साहब भी अच्छी तरह जानते थे कि वह कितना नालायक इंसान है, इसलिए उन्होंने भी उसके केस में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। उस दिन के बाद से सुंदरलाल जी प्रभात के पूरे परिवार के साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे और हमेशा हमेशा के लिए प्रभात को ही अपना बेटा मानने लगे और अपने पुराने सारे दुखों को भूलकर सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी आज कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।